हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। आज भी टेट की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के साथ एक खुशखबरी शेयर करनी है कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और उसका आप सभी को धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने इतना साथ दिया, हमारे कंटेंट को पसंद किया। और जो हमारा वॉच आवर 4000 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों अगला टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का। तो आप जल्द से जल्द हमें 1000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन तक ले जाइए। ठीक है, जो हमें बहुत हेल्प करेगा। और एक और खुशखबरी है कि अब आप क्या है, हमारे चैनल को जो है इसकी ज्वाइन मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी अब आपके लिए वो ऑप्शन आएगा। जब आप कोई वीडियो देखेंगे उसके साथ जहाँ सब्सक्राइब बटन होता है वहाँ आपको ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप करना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक्स वाला ऑप्शन भी आ चुका है, वो भी आपको वहीं मिल जाएगा, देख सकते हैं, उसे भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन आ चुके हैं। तो आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को, और अगर आप नए व्यूअर्स हैं और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी यही हमारी आपसे एक रहेगी कि आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, जो पुराने सब्सक्राइबर जो हमारे साथ स्टार्टिंग से चले हैं, जैसे कि अंशु हो गया और कुछ और एक सब्सक्राइबर है अर्चना, कुछ ऐसे सब्सक्राइबर जो हमारे साथ स्टार्टिंग से चले हैं और अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और हमारी जो ऑडियंस है उसको ग्रो करने में उन्होंने बहुत हेल्प की है, तो उनका भी थैंक्स। तो चलते हैं और देखते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो हमारी 6th वीडियो है डेली डोज की। और इससे पहले जो वर्क, एनर्जी, मोशन, पावर इन पे वीडियो आ चुकी है। उससे बाद वीडियो आई थी एक साउंड पे। ठीक है, ये वीडियो है ग्रेविटेशन पे। तो ग्रेविटेशन पे ये वीडियो है। और दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा 25 डे क्रैश कोर्स फिजिक्स का नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। उसको देखने के बाद आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो प्लीज़ उसे एक बार जाके जरूर देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। और फिर से सभी का धन्यवाद। और जो नए व्यूअर हैं और या ऐसे व्यूअर जो हमारी 2-3 वीडियो देख चुके हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता। तो विच फोर्स इज़ एप्लीकेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो विच फोर्स इज़ एप्लीकेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देखो, एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स दोस्तों, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी क्रीम से एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्रीम फ्रॉम द मिल्क, उसमें कौन सी फोर्स लगती है। उसमें लगती है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सी लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगला, अगर इसका जो आपको डिफरेंस ढंग से जानना है तो प्लीज़ एक बार हमारे 25 डे क्रैश कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए, देख लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आगे चलते हैं। अब हर चीज़ आपको समझाई नहीं जा सकती है। छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें हम आपको हर बार समझा नहीं सकते। तो प्लीज़ एक जैसा पैटर्न चला है उसके हिसाब से चलिए, तो आपको भी सारी चीज़ें समझ आएगी। आगे चलते हैं। चलो दोस्तों, आपको थोड़ा सा बता दूं तब भी, जो विच फोर्स इज़ एप्लीकेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो दोस्तों, थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ, पर प्लीज़ 25 डे क्रैश कोर्स के बाद विजिट कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स दोस्तों वो होती है जो टूवर्ड द सेंटर लगती है, सेंटर की ओर लगती है। और सेंट्रीफ्यूगल होता है जो आउटवर्ड द सेंटर लगती है। इसका एग्जांपल मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो टूवर्ड द सेंटर लगती है, जैसे कि आपका प्लैनेट जो घूमते हैं ना, सूरज, सन होता है और प्लैनेट घूमते हैं। तो जो प्लैनेट घूमते हैं ना, ये क्यों घूमते हैं कि जो सन की ग्रेविटी है वो उसको अपनी ओर खींचती है, सेंटर की ओर खींचती है। ठीक है, सेंटर की ओर अपने खींचती है। तो वो किस इसलिए लगती है, वो क्या अंदर की ओर खींचती है अपने सेंटर की ओर। तो ये क्या है, ये कौन सी फोर्स है, टूवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, टूवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो ग्रेविटी है वो भी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। बाकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो अवे फ्रॉम द सेंटर लगती है, अवे फ्रॉम द सेंटर लगती है। जैसे कि जो आपका वॉशिंग मशीन होती है, जब वो घूमता है उसका नीचे मोटर, तो क्या है वो अरे जो होता है वो उसके जो टैंक होता है, पानी वाला टैंक होता है, उसमें क्या है वो उसके दीवारों की तरफ उसको पुश करती है, तो उसको बाहर को फेंकती है सेंटर से। ठीक है, तो ये ही आपने ध्यान रखना है बस। इससे आपको जितने भी इसके एग्जाम्पल है वो आपको याद रह जाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
आउटवर्ड मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रिपिटल जो सेंटर की ओर अट्रैक्ट करे उसे। तो ये कुछ था। व्हेन अ बॉल थ्रोन अप द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी, देखो जब आप किसी भी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ग्रेविटी के अंगेंस्ट काम करेगी, ठीक है। वो क्या करेगी, ग्रेविटी के अंगेंस्ट काम करेगी। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन बॉल इज थ्रोन अप द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि वो जो आपने ऊपर फेंकी, वो जो आपने बॉल ऊपर फेंकी वो क्या है, ग्रेविटी के अपोजिट काम कर रही है। Figure shown elliptical orbit of S planet P about the Sun as the standard shaded area SEA is twice the shaded area Sun. If T1 is the time for the planet to move from E to A and T2 is the time move from N to U, then इन्होंने पूछा है कि टाइम कैसे होगा, इन दोनों का रिलेशन क्या बनेगा। तो देखो इन्होंने क्या बोला है, मैं आपको इजी समझाता हूँ कि आपने जो केपलर सेकंड लॉ पढ़ा होगा, केपलर सेकंड लॉ पढ़ा होगा कि इक्वल जो सन होता है और जो हमारे जो ग्रह घूमते हैं इसके चारों तरफ, वो कैसे घूमते हैं, इलिप्टिकल शेप में घूमते हैं। सन जैसे कि यहाँ है, तो ये जो सन जो पृथ्वी जब सन के चारों ओर घूमती है तो ये क्या करती है कि इक्वल एरिया होता है उसको क्या करती है, इक्वल एरिया कवर करती है, इक्वल एरिया कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि इसका एग्जांपल, अगर 3 सेकंड में वो 60 किलोमीटर पर स्क्वायर के हिसाब से वो कवर कर रही है एरिया, ये 60 किलोमीटर का एरिया कवर कर रही है, 60 किलोमीटर पर स्क्वायर का एरिया कवर कर रही है। तो यहाँ भी वो इस साइड भी वो 35 सेकंड में इतना ही एरिया कवर करेगी। इसका मतलब है कि जब वो इस तरफ को ट्रैवल करेगी तो जो धरती है यहाँ से थोड़ा स्लो ट्रैवल करेगी, और जब वो यहाँ पे आएगी, नज़दीक आएगी, तो उसको एरिया तो उतना ही कवर करना है, तो ये थोड़ा सा फास्ट अपनी मूवमेंट कर देगी, तो इसकी इस हिसाब से मूवमेंट होती है। तो इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, आपने क्या, अगर आपने 25 डे क्रैश कोर्स नहीं देखा जाके देख लीजिए पहले, उतना डिटेल में यहाँ मैं नहीं समझा पाऊँगा। तो इसमें क्या है कि टाइम टू मूव फ्रॉम, इन्होंने पूछा है कि अगर planet P about the sun as the shaded area SE is the twice the shaded area SUN. If T is the time for the planet to move from E to A, तो T1 क्या है, T1 क्या है, T1 क्या है, A to E जो मूव किया ये वाला, ये T1 है, क्या ये T1 है, और T2 क्या है, E to A, E to A. T1 is the time to planet to move from E to A and T2 is the time to planet move to N to U. तो T2 आपके पास ये है, ये T2 है, और मूव, हाँ। अब इन्होंने क्या बोला कि जो द शेडेड एरिया SEA है, SEA देख लीजिए, शेडेड एरिया जो SEA है इज़ ट्वाइस द शेडेड एरिया SUN। तो ये बोल रहे हैं कि जो शेडेड एरिया SEA है, ये वाला जो शेडेड एरिया है ये ट्वाइस है इसके। तो इन्होंने अब रिलेशन पूछा कि टाइम का रिलेशन क्या होगा। देखो दोस्तों, आपको पता है कि अगर जो स्वाइप करता है इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो कितना एरिया, इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर मतलब अगर ये डबल एरिया कवर कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये टाइम भी डबल लेगा, ये टाइम भी क्या लेगा, डबल लेगा, ठीक है, टाइम भी क्या लेगा, डबल लेगा। इतना आपको समझ आ रहा है कि जब ये क्या कर रहा है, जब ये एरिया डबल कवर कर रहा है तो ये टाइम भी क्या लेगा, डबल लेगा, टाइम भी क्या लेगा दोस्तों, डबल लेगा। तो इस हिसाब से आपको रिलेशन बताना है टाइम का, T1 और T2 का, कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होगा, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा। तो इसको देखो मैथमेटिकली आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि T2 है, जो T2 इज इक्वल टू T1। अब आप इसको इक्वल कैसे करेंगे, आपको पता है कि T2 और T1, ठीक है। अगर ये एरिया T1 एरिया डबल कवर कर रहा है तो ये टाइम भी डबल लेगा, उसको कवर करने में टाइम भी कितना लेगा, डबल लेगा। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कैसे करेंगे। तो आपको पता है पहले से ही कि ये T1 डबल है, तो आप T2 को भी इसके बराबर लाने के लिए आप 2 से गुणा कर दोगे, T2 को भी किससे गुणा कर दोगे, 2 से गुणा कर दोगे। अब ये T2 और T1 क्या है, इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि ये पहले से डबल था, क्योंकि इसने डबल एरिया कवर किया, तो इसको ये पहले से डबल टाइम इसने लिया है, और इसको इसके बराबर बनाने के लिए हमारे को इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो इसका रिलेशन क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू 2T2। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आपको पहले केपलर लॉ समझना पड़ेगा। केपलर लॉ बोलता है कि ये
टाइम जो है इक्वल एरिया कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर ये बोल रहे हैं कि ये एरिया डबल है, ये वाला एरिया डबल है इस एरिया के, तो इसका मतलब है कि इसने टाइम भी डबल लिया होगा, टाइम भी डबल लिया होगा। तो इसने जब टाइम डबल लिया, ठीक है, तो इसका मतलब कि इसने इसका आधा टाइम लिया होगा। तो इसका रिलेशन हमने फाइंड किया, तो हमने क्या किया, इसका रिलेशन ये फाइंड किया इस तरीके से। तो इसका आंसर होगा सी। If the reference of earth, if the body move from the position 1 to 3 then the position 3 then the correct sequence of acceleration due to gravity। देखो इसमें पूछा है कि एक्सेलेरेशन की जो करेक्ट सीक्वेंस बताइए कि सबसे ज़्यादा एक्सेलेरेशन कहाँ होगा, उससे कम कहाँ होगा, उससे कम कहाँ होगा। तो बॉडी सबसे पहले ए पॉइंट यहाँ पे गई, यहाँ से ये दूसरे पॉइंट यहाँ पे गई, तब यहाँ गई। तो बताइए कि सबसे ज़्यादा ग्रेविटी कहाँ है, सबसे कम ग्रेविटी है, इसका करेक्ट रिलेशन बताइए। तो आपको पता है कि आपको पता है दोस्तों, एक मिनट, आपको पता है दोस्तों क्या कि सबसे ज़्यादा जो ग्रेविटी होती है वो कहाँ होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है दोस्तों कि जो सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है, ठीक है, सबसे कम ग्रेविटी कहाँ होती है, सेंटर ऑफ अर्थ में। सेंटर ऑफ अर्थ में क्या है, जीरो ग्रेविटी होती है, वहाँ कोई ग्रेविटी नहीं होती। उसके बाद दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि उसके बाद सबसे ज़्यादा ग्रेविटी कहाँ होती है, उसके बाद सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है, मतलब उससे ज़्यादा ग्रेविटी होती है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है यहाँ पे मैक्सिमम। तो सबसे कम जीरो ग्रेविटी होती है सेंटर ऑफ अर्थ में, इक्वेटर पे उससे थोड़ी ज़्यादा, उस इक्वेटर पे ज़्यादा ग्रेविटी होती है, और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा ही ग्रेविटी होती है पोल्स पे। मतलब मिनिमम ग्रेविटी होती है इक्वेटर पे और मैक्सिमम ग्रेविटी होती है पोल्स पे, और सेंटर पे होती है जीरो ग्रेविटी। तो आप बताइए कि कौन सा रिलेशन सबसे सही है। तो इसके हिसाब से तो G1, ठीक है, G1 सबसे छोटा होगा, उसके बाद G3 छोटा होगा, तो सबसे बड़ा होगा आपका G2। तो इस तरीके से कुछ रिलेशन होगा। देखिए कहाँ है ये रिलेशन, G1, G3 और G2 वाला। तो ये होगा आपका ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। फॉर अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ मूविंग अराउंड इट द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो ये होगा ऑप्शन बी 1:2। अ मैन पुल्स अ बकेट आउट ऑफ वेल बाय मीन्स ऑफ रोप, द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगी, मैन ने क्या किया, पुल किया बकेट को वेल से, मतलब कुएं से बाल्टी निकाल रहा है एक आदमी। तो वर्क डन ऑफ बाय द ग्रेविटी इज, तो वर्क डन क्या किया ग्रेविटी ने। तो देखो फिर से जो आप बाल्टी खींच रहे हो, नीचे को देखो, ये एक कुआं है, नीचे को आप नीचे से बाल्टी खींच रहे हो, नीचे से क्या खींच रहे हो, बाल्टी खींच रहे हो ऊपर की ओर, और ग्रेविटी कहाँ को लग रही है, नीचे को, और बाल्टी आप खींच रहे हो ऊपर को। तो ग्रेविटी ने क्या किया, नेगेटिव वर्क किया, नेगेटिव किया। तो ऑप्शन बी, क्योंकि जिस तरफ को आप खींच रहे हो उससे नेगेटिव तरफ को फोर्स लगा रही है। द एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी आर रिलेटेड एज, तो इनका रिलेशन आपको पता है कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। इनका रिलेशन एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2v0। अगर आपने हमारा 25 डे क्रैश कोर्स नहीं देखा तो जाके देखिए, इस रिलेशन में फाइंड करना आपको नहीं बताने वाला है यहाँ पर। द SI द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज, तो यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट है न्यूटन मीटर इनवर्स। द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज, तो सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो आपको पता है कि एक्सेलेरेशन की जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है जी की, वो क्या होती है, जी की वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैपिलर साइकिल लॉ इज बेस्ड ऑन, तो कैपिलर साइकिल लॉ किस पे बेस्ड है, आपको पता है कि ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर होना इधर एंगुलर मोमेंटम, ये आपको अच्छे से कराया गया है। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ अननोन मटेरियल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द मटेरियल यूज इज, तो अगर आपकी कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मटेरियल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द मटेरियल इज सेमीकंडक्टर। क्या है, सेमीकंडक्टर। ये कंजर्वेशन फोर्स इज वन विच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये कहाँ से आ गया, तो चलो इसको समझा दूँ। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, वो फोर्स होती है जो विच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, जो इंडिपेंडेंट होती है पाथ के, ठीक है। जैसे ग्रेविटी और नॉन कंजर्वेटिव होती है फ्रिक्शन, जो डिपेंड होती है, फ्रिक्शन होती है आपकी नॉन कंजर्वेटिव। फ्रिक्शन रखेंगे आप याद, नॉन कंजर्वेटिव। अब फ्रिक्शन जितना आप चलोगे किसी सरफेस पर उस पर डिपेंड करेगा आपका फ्रिक्शन, ठीक है। और ग्रेविटी क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर होती है। कहाँ ऑप्शन है, सी ऑप्शन, 36,000 किलोमीटर।
द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज मिनिमम ऑफ, मून पे मिनिमम होती है। The escape velocity for a body projected vertical upward from the surface of Earth is 11.2 km per second. If the body is projected at the angle of 45 with the vertical, the escape velocity of the body will be। तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि जो escape velocity होती है वो एंगल पे डिपेंड नहीं करती। escape velocity इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आपकी एंगल पे वो डिपेंड नहीं करती। तो इतना बात आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9.8 न्यूटन इज इक्वल टू, 9.8 न्यूटन इक्वल है 1 किलोग्राम वेट के, 1 किलोग्राम वेट के। ठीक है, किसके 1 किलो। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। 1 किलोग्राम वेट के। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, आपको पता है सेंटर ऑफ अर्थ पे होती है 0। An object weight of 10 Newton when measured on the surface of Earth, that would be its weight when measured on the surface of Moon। तो आपको पता है कि जो वेट होता है वो कितना होता है 10, जो अगर धरती पर वेट 10 न्यूटन है तो उसका 6 टाइम 10/6 कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, उतना मून पे होगा। तो यह आ जाएगा आपका 1.67 न्यूटन, ऑप्शन बी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लिस्ट एट, आपको पता है कि फोर्स एट ग्रेविटी लिस्ट कहाँ होती है, एट पॉइंट इन बिटवीन इक्वेटर एंड पोल। ये नहीं, सब आपको पता है सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 होती है और पोल्स पे ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है। मिनिमम होती है इक्वेटर पे, मैक्सिमम होती है पोल्स पे, 0 होती है सेंटर पे। इफ v0 and ve or orbital velocity and escape velocity of the satellite corresponding to the circular orbit, then the relation is। तो आपको पता है कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, √2v0। ठीक है, तो इतना आपको पता है। देखो एस्केप वेलोसिटी होता है v =√2g r और ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है √g r। तो आप क्या करते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी में यहाँ पर देते हैं v0, तो आ जाता है आपका इनका रिलेशन। तो इतना आपको पता लग गया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू वेट्स 1 kg ईच सेपरेट बाय 1 मीटर विल बी। तो ये होगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू वेट्स व्हेन 1 ग्राम ईच सेपरेटेड बाय 1 मीटर विल बी। तो ये होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। तो आपको दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 25 डे क्रैश कोर्स में भी कराया गया है, इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। द वेट ऑफ बॉडी एट द सरफेस ऑफ मून टू दैट अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। तो आपको पता है कि जो बॉडी सरफेस ऑफ द मून पे क्या होता है, 1/6 होता है इनका रेशो। कि अगर अर्थ पे वन वेट है तो मून पे कितना होगा, 1/6 होगा। तो इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए 1 को, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा इधर। 6 4, तो यहाँ 0, 6 36, तो लगभग 0.16 के आसपास आ रहा है, तो ऑप्शन सी। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द अर्थ इज मैक्सिमम एट। तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डाइस टू अर्थ इज मैक्सिमम एट, कहाँ पे होगी मैक्सिमम, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होगी। कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो आगी आपकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो होगी इन्फिनिटी डिस्टेंस पर। इन अ बीकर ऑफ वाटर एंड आयरन नेल सिंक बट कॉर्क ऑफ सेम मास फ्लोट वाई। क्योंकि डेंसिटी के कारण होता है। आपको पता है कि जो डेंसिटी होती है जो आयरन नेल की वो क्या है, मोर देन वाटर। डेंसिटी ऑफ कॉक इज लेस देन ऑफ वाटर, ये दोनों ही सही है। बायोंसी फोर्स एक्टिंग ऑन अ नेल इज लेस देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बायोंसी फोर्स एक्टिंग ऑन नेल इज लेस देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी सही है। बायोंसी फोर्स एक्टिंग ऑन अ नेल इज लेस देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही सही है दोस्तों, डी इसका आंसर होगा। आपको पता है कि अगर डेंसिटी किसी चीज़ को पानी में तैरने के लिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए पानी की डेंसिटी से, तो ये वाला ऑप्शन सही है। और किसी चीज़ को डूबने के लिए उसकी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए उस चीज़ की डेंसिटी, तो वो डूब जाएगी। तो ये पहला वाला सही है, दूसरे वाला सही है। जो बायोंसी फोर्स, जो नीचे से पानी फोर्स लगाता है, ठीक है, जो नीचे से
पानी फोर्स लगाता है, ठीक है, अगर वो कम होगी ग्रेविटेशनल फोर्स से तो चीज़ डूब जाएगी, अगर वो ज़्यादा होगी तो वो तैर जाएगी। एन अर्थ सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ इन ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व। तो आपको पता है एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। द मास ऑफ द मैन स्टैंडिंग ऑन द लिफ्ट इज 60 kg. What the weight when he is standing on the lift when moving upward with acceleration 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सिंपल सा है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, mg+ma, इसमें से m आपने कॉमन ले लिया तो g+a बच गया। ग्रेविटी आपको पता है, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 और जो एक्सेलेरेशन लग रहा है ऊपर की ओर वो आपको पता है 4.9। तो इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। ये केस है अपवर्ड का, जब कोई चीज़ ऊपर जा रही है, अपवर्ड जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये होगा mg+ma। तो ये हो जाएगा आपका 4.9 आप डाल देंगे इधर, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आपका इसका आंसर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 882 kg, 882 kg। ठीक है, 882 kg। तो आगे चलते हैं दोस्तों। द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास ऑफ 1 ग्राम ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ इज कॉल्ड 1 ग्राम वेट। 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू, तो 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 980 डायन। कितना है? 980 डायन। तो इसको देखेंगे कि 1 ग्राम वेट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास ऑफ 1 ग्राम ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑन अर्थ। तो 1 ग्राम वेट कितना होता है? 1/1000 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9.8 इंटू 10⁻³ नाउ वी हैव नो कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डायन। ठीक है, 1 न्यूटन कितना बराबर होता है? 10⁻5 डायन। तो 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन कितना होगा? 980 डायन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 980 डायन। द वेट ऑफ द बॉडी वुड नॉट बी जीरो। कहाँ जीरो नहीं हो सकती? सरफेस ऑफ अर्थ पे, एट ऑन द फ्रिक्शनल सरफेस। फ्रिक्शनल फोर्स कैन नॉट बी मेजर इन, किस में मेजर नहीं की जा सकती फ्रिक्शनल फोर्स? ऑप्शन डी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अ जेट प्लेन फ्लाइज इन एयर बिकॉज, क्योंकि जो उस पर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एयर कॉज लिफ्ट नो ग्रेविटी एक्ट ऑन प्लेन। अब थ्रस्ट ऑफ एयर बैलेंस इट्स वेट नन ऑफ द। तो इसका आंसर होगा अब थ्रस्ट ऑफ एयर बैलेंस इट्स वेट। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है। कैसी लगी आपको जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो लाइक जरूर कीजिए। यहाँ तक पहुँच गए हैं 2 थम्स अप जरूर दीजिएगा एक साथ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।